अपॉर्चुनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान से हटके आधुनिक भारत की तरफ चलेंगे और हमारा आधुनिक भारत का सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। दोस्तों, ये यूरोपियों का आगमन जो है ये हमारे आरएस से लगाकर एलडीसी तक के लेवल तक पूछा जाता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रीट वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ये टॉपिक है ये ब्रिटिश सत्ता का भारत में प्रभाव नाम से ये रखा गया है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखना, हम पढ़ते हैं यूरोपियों का आगमन। दोस्तों, यूरोपियों का आगमन से पहले इसकी पूरी पृष्ठभूमि जानेंगे कि किस तरह से इन यूरोपियों ने, सबसे पहले बात करेंगे स्पेन, पुर्तगाल के बाद में डच के बाद में जो बात करेंगे डेनिस, डच के बाद में अंग्रेज के बाद में डेनिस के बाद में फ्रांसीसी। मतलब किस तरह से ये लोग हमारे इंडिया के अंदर आए और हमारे भारत की सत्ता पर इनका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे भारत में टोटल 7 महाद्वीप है और उन 7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीपों का आपस में व्यापार होता था और इसी व्यापार के उद्देश्य से एक जो जगह है जिसका नाम है कस्तूनतुनिया, और इसी कस्तूनतुनिया को वर्तमान में जो ये टर्की का जो है या तुर्की का जो पार्ट है जिसकी राजधानी है वो है अंकारा। यहां पर समझने की बात है दोस्तों, याद रखना है ये कस्तूनतुनिया में 1453 की बात कर रहा हूं, मतलब 15वीं जो शताब्दी है उस 15वीं शताब्दी के अनुसार कस्तूनतुनिया जो ट्रेड का सबसे बिचौलिया था। दोस्तों, कस्तूनतुनिया ऐसी जगह थी कि 2 महाद्वीप को बीच में से ये पड़ता है और पड़ते ही इसकी वजह से ये बिचौलिए को काम करता था और इसी कस्तूनतुनिया पर जो है ये रास्ता ईसाइयों का। इन 1453 में ही कस्तूनतुनिया में बेंजाटाइन तथा सरा सैनिकों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध को हम क्रूसेड भी कहते हैं। अब जो सरा सैनिक है दोस्तों, ये जो सरा सैनिक है ये मुस्लिम थे और बेंजाटाइन में ये थे ईसाई। इन दोनों का आपस में संघर्ष होता है और इसी संघर्ष में जो सरा सैनिक है इनकी होती है विजय। और कस्तूनतुनिया में जो ईसाई रहते थे, ये कस्तूनतुनिया के जितने भी ईसाई थे ये सारे आ गए इटली में। दोस्तों, समझने की अब आपको कोशिश करनी है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ईसाई और मुस्लिमों का संघर्ष हुआ जिसमें मुस्लिम जो है वो कस्तूनतुनिया को जीत चुके थे। तो अब जो व्यापार का जो सारा जो हिस्सा है वो चला जाएगा इन मुस्लिमों या इन अरबों के पास में। जब ये अरबी जो है यहां से व्यापार करेंगे तो दिखती बात है भारत से भी इनको व्यापार करना पड़ेगा और भारत में व्यापार करने के लिए ये आते थे अरबी। और भारत में जब ये व्यापार करते थे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा थे मसाले और दूसरी थी जड़ी बूटियां। इन्हीं मसाले तथा जड़ी बूटियों को ये अरबी यूरोप में जाते थे और यूरोप में उच्च दाम में बेचते थे। भारत से खरीदते निम्न दाम में और बिचौलियों का काम कर रहे थे अरबी, और अरबी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो यूरोपियों का हुआ। तो इन्हीं यूरोपियों का एक पोप था और इस पोप ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के तहत ऐसा कहा कि स्पेन तथा पुर्तगाली ये लोग निकलिए अब और नवीन जलीय मार्गों की खोज कीजिए। तो इसी नवीन जलीय मार्ग की खोज करने के लिए ये दोनों निकलते हैं, क्योंकि आदेश था पोप का और पोप के इस आदेश को कहा जाता था पापल बुल, और इसी आदेश को पापल बुल कहा जाता। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेन की, कि स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस, और इसी कोलंबस के द्वारा 1494 में स्पेन से निकला नाविक था और एक अननोन द्वीप पर पहुंच जाता है और उस द्वीप का ये नाम रख देता है इंडीज। खोजने के लिए आया था भारत के मार्ग को और खोज दिया इंडीज को, नाम रख दिया इसका इंडीज, और वर्तमान में जो इसका नाम है ये है वेस्ट इंडीज। और यही आपको पता होगा 1494 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज भी की गई। दोस्तों, समझ में आया होगा आपको कि यूरोप के पोप के द्वारा स्पेन और पुर्तगालियों को कहा गया कि आप भारत में जाने के लिए या व्यापार करने के लिए नवीन जलीय मार्गों की खोज कीजिए। उसके तहत कौन निकला? स्पेन का। अब हम बात करेंगे पुर्तगालियों की, और पुर्तगाली की आप अच्छी तरह से दोस्तों जानते हो कि पुर्तगाली कौन सा था जो भारत के अंदर सबसे पहले आया या भारत में उसने
नए जलीय मार्ग की खोज की थी, उससे पहले बात करते हैं सन 1487 की। दोस्तों ये एक पुर्तगाली था जिसका नाम है बार्थो लियोडिनाज, और इसी बार्थो लियोडिनाज के द्वारा, पुर्तगाली था और इसने उत्तर माशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की। इसी द्वीप को हम कहते हैं आशा अंतरिक्ष द्वीप। इसी द्वीप को कहते हैं केप ऑफ गुड होप्स। तो दोस्तों याद रखना है, इसकी खोज पहले ही हो चुकी 1487 में, और इसी 1487 में जब खोज हुई तो 1497 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा, और इसी वास्को डी गामा के द्वारा दक्षिण अफ्रीका गया। स्पेन वाला तो आप ही स्पेन चला गया, पुर्तगाली आया और पुर्तगाली था वास्को डी गामा, और ये वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका के चक्कर लगाता हुआ 90 दिन की अपनी यात्रा करता है, और 90 दिन अपनी यात्रा करने के बाद में यह इस आशा अंतरिक्ष द्वीप पर पहुंचता है, और इस द्वीप पर पहुंचने पर इसको एक गुजराती व्यक्ति या गुजराती यात्री मिलता है जिसका नाम था अब्दुल माजिद, और इसी अब्दुल माजिद के द्वारा वास्को डी गामा की मदद की गई, और वास्को डी गामा को 1497 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा दिया, और 1498 में इसकी जो मुलाकात होती है, ये केरल के एक शासक था, और केरल का जो शासक था उसकी उपाधि थी वो थी जमोरिन, और इसी जमोरिन के साथ में आपस में इनकी बातचीत होती है, और जमोरिन ने, ऐसा कहा जाता है, कालीकट के बंदरगाह पर इस वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। और ये जो घटना थी ये थी 20 मई 1498 की। अब अगर हम बात करेंगे, कई कई जगह 17 मई भी लिखा हुआ है। दोस्तों दोनों ही एग्जाम में कभी भी डेट नहीं आएगी, 17 मई हो 17 पर टिक लगाना, और 20 मई हो तो 20 पर टिक लगाना है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसी 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा वापस यूरोप गया। तो जैसे ही वापस यूरोप जा रहा था तो जमोरिन ने इसको 4 जहाज मसाले तथा जड़ी बूटियां उपहार के स्वरूप दी, और जैसे ही वास्को डी गामा जी यूरोप पहुंचते हैं तो 60 गुना ज्यादा भाव पर इन जड़ी बूटियों को वो बेच दिया जाता है, और भारत यात्रा उनकी है वो सफल हो जाती है। तो ये था हमारा वास्को डी गामा का भारत में सबसे पहली बार वो कब आया। दोस्तों अब इस जमोरिन ने गिफ्ट जो किया था वास्को डी गामा जी बेच चुके थे, और बहुत ही इन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया। तो दूसरी बार जो हमारे वास्को डी गामा जी है ये भारत में आते हैं 1502 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना है वास्को डी गामा के बारे में। अगर हर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है, एसएससी की परीक्षा में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, रेलवे की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार जो भारत आया था, ये दूसरी बार भारत आया था 1502 में, और भारत आने के बाद में 1502 में इसने 1503 में, याद रखना है दोस्तों, कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी बनाई इसने। वास्को डी गामा का द्वारा 1503 में कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण किया गया। वास्को डी गामा जी 1503 में वापस चले जाते हैं, और वास्को डी गामा के बाद में भारत में जो व्यक्ति आता है उसका नाम है फ्रांसीसी द अल्मीडा। याद रखना है दोस्तों, आईएएस के पेपर में फ्रांसीसी द अल्मीडा का जो सवाल है वो पूछा जा चुका है। इसी फ्रांसीसी जो अल्मीडा ये पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था, पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जो भारत आया 1505 लगाकर 1509 तक, और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है ये बड़े ही साफ दिल का गवर्नर था, और भारत में अच्छे व्यापार के उद्देश्य से इस पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का जो है इसने अपनाई, और इसने व्यापार किया। दोस्तों ये तो फ्रांसिस दी अल्मीडा के बारे में एक क्वेश्चन था जो यूरोपियों के आगमन में पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं वापस
वास्को डिगामा की, कि वास्को डिगामा तीसरी बार भारत आया, और इसी तीसरी बार जब ये भारत आता है तब सन 1524 में, अभी आया कोचिन में, कोचिन में जैसे ही भारत में आता है कुछ समय बाद में 1524 में कोचिन में इसका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। दोस्तों एग्जाम में सवाल ये पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया, तो 3 बार आया। कब कब आया, तो 1498। दूसरी बात अगर बोलूंगा तो 1502, और तीसरी बात है 1524। ये चीज आपको वास्को डिगामा के बारे में याद रखना है। वास्को डिगामा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट और पुर्तगालियों के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिए। फिर हम बात करेंगे डचों के बारे में, क्योंकि डच है वो भारत में दूसरे व्यापार के लिए आए थे। डच जो है इनको नीदरलैंड वालों को ही कहा जाता है, और डच का सन 1596 में एक पहला व्यक्ति था जिसका नाम, व्यापारी था जिसका नाम था कार्नवालिस दी हस्तमान, और कार्नवालिस दी हस्तमान है डच का पहला व्यापारी था जो भारत में आया। और दोस्तों डच सरकार ने 21 वर्ष के लिए इन लोगों को लाइसेंस दिया। तो इन लोगों के द्वारा याद रखना है सन 1605 में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी का निर्माण किया गया। डचों की प्रथम व्यापारिक जो कोठी है वो इन्होंने बनाई थी मुसलीपट्टनम में, और जब यह मुसलीपट्टनम में इन्होंने व्यापारिक कोठी का निर्माण किया तो याद रखना इस समय यहां पर ये लोग नील का निर्यात करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना दोस्तों डचों के बारे में। 1596 में पहला व्यक्ति आया, और भारत में 1605 में इनकी प्रथम व्यापारिक कोठी थी, वो थी मुसलीपट्टनम में स्थापित की, और यहाँ से नील का निर्यात होता था। देखो दोस्तों अब तक पुर्तगाली आए, डच आए, और पुर्तगाली और डचों के बाद में जो आते हैं वो आते हैं अंग्रेज, वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा जो सवाल है वो अंग्रेज से मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे भारत में सर्वाधिक शासन किया। अब देखिए दोस्तों अंग्रेज जो बात करेंगे तो 1605 में मुसलीपट्टनम में डचों के द्वारा क्या किया गया, व्यापारी कोठी का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं कि सबसे पहला अंग्रेज जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया उसका नाम क्या था। तो देखो दोस्तों सन 1597 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, और इसी जॉन मिल्डन हॉल जो है ये प्रथम व्यापारी था जो अकबर के काल में भारत में आया, परंतु यहां पर इसको कोई तरह की सफलता नहीं मिली। व्यापार करने के लिए आया परंतु अकबर से यहां पर ये कुछ भी नहीं ले पाया, जबकि 7 साल तक ये भारत में रहा था। अगर हम जस्ट अगर दूसरी बात करें दोस्तों तो सन 1599 ब्रिटेन की महारानी जी थी, उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, और इन्हीं एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में 217 लोगों को भेजा और 15 वर्षों का लाइसेंस दिया भारत में व्यापार करने का। इन लाइसेंस के अंदर एलिजाबेथ स्वयं भी क्या थी, मौजूद थी, ये भी भारत में ये हिस्सेदार थी। अब हम बात करेंगे 1599 में इन लोगों को 15 वर्षों के लिए मिल चुका था लाइसेंस। अब ये भारत में किस तरह से व्यापार करते हैं, व्यापार के साथ साथ भारत में किस तरह से राजनीतिक रूप से सक्षम होते हैं, और आखिरकार भारत में जाकर ये किस तरह से अपना राज करते हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब हम आगे बात करेंगे। अब देखो दोस्तों सबको पता है सन 1608 और सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और यही कैप्टन हॉकिंस जो है ये हेक्टर नामक जहाज, इसे ही रेड ड्रैगन कहा जाता है, और इस हेक्टर नामक जहाज में बैठकर ये भारत में आया, और भारत की जो जगह थी वो थी सूरत के बंदरगाह पर, और इसी जो सूरत के बंदरगाह में इसने अपनी पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण किया। याद रखना दोस्तों 1608 में ये वैधानिक कोठी नहीं थी, सिर्फ कुछ अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक कोठी का निर्माण करवाया गया। सूरत के बंदरगाह पर पहुंच गया दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज पर बैठ के आया उस जहाज का नाम था हेक्टर। कौन बनेगा करोड़पति में, 1 करोड़ के लिए ये सवाल पूछा गया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, और इसी हेक्टर को रेड ड्रैगन कहा जाता है। हॉकिंस का उद्देश्य क्या था, व्यापार करना, और उस समय जो शासक था वो था हमारा भारत का जहांगीर। दोस्तों कैप्टन हॉकिंस के बारे में ऐसा कहा जाता है
कि इसको तुर्क या फारसी भाषा का पूरा ज्ञान था। 1609 में जहांगीर से ये मुलाकात करता है आगरा में, और जहांगीर से ये फारसी भाषा में बात करता है। तो जहांगीर ने कहा आप अंग्रेज हो और फारसी भाषा में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर जहांगीर बहुत ज्यादा खुश होता है। खुश होने के साथ में जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को, देखने की बात है, खान की उपाधि दे दी और उसके साथ में इसको 400 का मनसबदार बना दिया। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी और 400 का मनसब दे दिया। अब दोस्तों खान की उपाधि दी, 400 का मनसब भी दे दिया। अच्छा, जहांगीर खुश था कैप्टन हॉकिंस से, और जब कैप्टन हॉकिंस से खुश था तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हॉकिंस ने भी अपना एक बहुत बढ़िया तीर चलाया और जहांगीर को बोला साहब मुझे वैधानिकता प्रदान कीजिए। तो जहांगीर खुश था तो इसने हाँ भर दी। परंतु दोस्तों याद रखना है, इधर जो थे पुर्तगाली अभी तक भारत में ही है, और इन पुर्तगालियों ने जहांगीर को बोला साहब आप ये काम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, टैक्स तो हम भी आपको दे रहे हैं परंतु चुपचाप हम काम कर रहे हैं, अंग्रेजों का हमें कोई भरोसा नहीं है। परंतु देखो यहाँ कैप्टन हॉकिंस को जैसे ही पता चलता है कि पुर्तगाली ने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया है, तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में हुआ संघर्ष, और इस संघर्ष में दोस्तों मजे की बात देखो, ये पुर्तगाली जो है ये हार गए, और हारते ही अंग्रेजों ने इनको गोवा तक सीमित कर दिया। जैसे ही पुर्तगाली हारे, इनको कहा चुपचाप बैठ जाओ, गोवा तक ही आप सीमित रहोगे। अब दूसरे थे डच। इन डचों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना दोस्तों, वेदरा के युद्ध में या वदेरा के युद्ध में, और इसी वदेरा के युद्ध की अगर बात बताऊं दोस्तों, अंग्रेजों के साथ में इनका संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के साथ ही इनको वदेरा के युद्ध में हरा देते हैं, और डच है वो चले जाते हैं इंडोनेशिया, और वहीं से अपना क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। फिर बचे भारत में फ्रांसीसी, और इन फ्रांसीसी को कर्नाटक में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, और इसी सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्रेजों ने इन फ्रांसीसी को भी हरा दिया, और फ्रांसीसी वापस अपने हैं वो फ्रांस में चले गए। इसका मतलब क्या है, अब जो बचे हैं भारत में व्यापार करने के लिए वो है अंग्रेज। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज है, भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आए थे डच, डच के बाद में अंग्रेज, अंग्रेज के बाद में आए बेचारे डेनिश, डेनमार्क की ज्यादा इन्हें कोई लोड वाली बात नहीं थी, और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में आए वो थे फ्रांसीसी। देखो दोस्तों, इनके बारे में किस तरह सवाल पूछा जा सकता है। पुर्तगालियों के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये सबसे प्रथम भारत में आए और सबसे अंत में गए। पुर्तगालियों के बारे में देखो दोस्तों, सबसे पहले भारत में आए और सबसे लास्ट में गए भारत से। तो सवाल ये बन सकता है, सबसे पहले यूरोप का कौन सा देश है वो भारत के अंदर आया था, और हो सकता है ये भी पूछे सबसे अंत में कौन गया था। अब इधर बात करेंगे फ्रांसीसियों की। ये फ्रांसीसी सबसे अंत में आए भारत में, और सबसे प्रथम भारत से ये वापस इनकी विदाई हुई। तो दोनों सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सीक्वेंस भी हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब हम बात करते हैं, यहीं पर बात करेंगे, यहाँ जो बात की हमने सन 1611 में, और इस सन 1611 में अंग्रेजों के साथ में पुर्तगालियों का संघर्ष हुआ, और इसी 1611 में याद रखना अंग्रेजों की सबसे पहली वैधानिक, अंग्रेजों की सबसे पहली जो वैधानिक व्यापारी कोठी है वो है मुसलीपट्टनम। 1611 में अंग्रेजों की प्रथम वैधानिक व्यापारिक कोठी बनती है, और वो बनती है 1611 में। याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे 1613 की। 1613 में कैप्टन हॉकिंस वापस चला जाता है अपने देश, परंतु जो सूरत में इसने कोठी बनाई थी, और इस सूरत की कोठी को भी वैधानिकता मिल गई। तो देखिए दोस्तों, दोनों चीजें आपको याद रखना है। अंग्रेजों की पहली वैधानिक कोठी तो वो थी मुसलीपट्टनम, ये अंग्रेजों की, और अंग्रेजों को वैधानिकता दी वो थी सूरत वाली, और याद रखना है ये दोनों चीजें। अब हम बात करेंगे कैप्टन हॉकिंस के बाद में जो अंग्रेज आया उसका नाम था सन 1615 में, और जेम्स प्रथम
का राजदूत, और इसी का नाम था राजदूत का सर टॉमस रो। और ये टॉमस रो भारत में आते हैं और 1616 में सर जेम्स प्रथम का आदेश है ये जहांगीर को सुनाता है। और जहांगीर तथा टॉमस रो की जो मुलाकात होती है वो अजमेर के अकबर के दुर्ग में होती है। अजमेर के अकबर के दुर्ग में इनकी मुलाकात होती है। वर्तमान में इस दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी टॉमस रो के द्वारा 3 साल तक भारत में रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये वापस गया तो अंग्रेजों का ये पहला गवर्नर बना और यहां से जहांगीर से ये व्यापार करने का फरमान प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है 1616 में फरमान प्राप्त कर लिया। अब हम जो बात करते हैं, जहांगीर के बाद में जो शासक आता है और इस शासक का नाम होता है मुअज्जम, और इस मुअज्जम को कहा जाता है शाह बेखबर। इस मुअज्जम के बाद में जो शासक, जो जहांगीर के बाद में शासक आता है वो है शाहजहां। शाहजहां के बाद में जो शासक है उसका नाम है औरंगजेब। और दोस्तों, इस बात अपना औरंगजेब की, औरंगजेब ने इन अंग्रेजों को धरती से खदेड़ा और अंग्रेज चले गए द्वीपों पर और द्वीप से करने लग गए शासन। जैसे ही द्वीप से शासन करते गए तो लोग कहते हैं औरंगजेब को कि साहब अंग्रेज तो ऐसे कैसे व्यापार कर रहे हैं। तो औरंगजेब ने एक बात बोली कि मैं जमीन से तो अंग्रेजों को खदेड़ सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। दोस्तों, ये वाली बात है जो अंग्रेजों और औरंगजेब के बारे में रही है। और औरंगजेब का ये कथन ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। औरंगजेब का कथन याद रखना है, शाहजहां को कोई लेना देना नहीं था। शाहजहां ने कभी भी अंग्रेजों को कुछ भी नहीं कहा। औरंगजेब ने जरूर खदेड़ा परंतु उसने कहा, वो आपको याद रखना है। फिर जो आता है शासक वो आता है मुअज्जम। दोस्तों, मुअज्जम में इसे कहा जाता है शाही बेखबर। मुअज्जम के बाद में जो व्यक्ति आता है उसे कहा जाता है जहांदार शाह। ये भारत का शासक बना, याद रखना है जहांदार शाह के बारे में। इसको कहा जाता है भारत का लंपट राजा। और इसकी ये प्रभावित था, उसका नाम है लाल कुंवर। लाल कुंवर नामक एक नर्तकी थी और उस नर्तकी का ज्यादा प्रभाव था, इसी वजह से इसने भी ये जो भारत को डुबाने का पूरा कार्य किया। अब हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे वो है दोस्तों फर्रुखसियार की। और उस फर्रुखसियार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है आधुनिक भारत का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो था हमारा फर्रुखसियार। याद रखना दोस्तों, सन 1717 की बात है और फर्रुखसियार भारत का शासक बना। और भारत का शासक बनते ही ये एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। ये बात पता चलती है अंग्रेजों को। और अंग्रेजों के एक अधिकारी थे जिसका नाम था जॉन शर्मन। और जॉन शर्मन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल आता है भारत। और जैसे ही ये शिष्टमंडल भारत आता है उसमें एक डॉक्टर होता है जिसका नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। और डॉक्टर हैमिल्टन की मुलाकात जो होती है ये होती है फर्रुखसियार से। और फर्रुखसियार कहता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दीजिए। और इस असाध्य रोग में फर्रुखसियार और उसकी जो पुत्री थी वो भी पीड़ित थी। डॉक्टर हैमिल्टन ने 3 महीने इलाज किया फर्रुखसियार का और इस बीमारी से ये बिल्कुल हो गया ठीक। अब देखो दोस्तों, डॉक्टर हैमिल्टन वापस इंग्लैंड जा रहा था, तब ये फर्रुखसियार से मिला और फर्रुखसियार को कहा कि साहब अब मैं जा रहा हूँ, आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो। तो फर्रुखसियार ने ये कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मांगो, आपको क्या चाहिए, आपने मेरा इतना बड़ा रोग है वो ठीक किया है। डॉक्टर हैमिल्टन ने जॉन शर्मन के द्वारा कही गई चीजों का ध्यान रखा और आखिरकार फर्रुखसियार से मांग लिया कि साहब नहीं मुझे सोना चाहिए, नहीं मुझे धन चाहिए, नहीं मुझे दौलत चाहिए, आप लोग हमारी ये मदद कर सकते हैं कि जो हम लोग इंग्लैंड से जो माल या व्यापार करते हैं ये व्यापार की शर्तों को आप क्या कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। तो फर्रुखसियार ने डॉक्टर हैमिल्टन की बात मानी और हैमिल्टन की बात मानने के बाद दोस्तों आपको याद रखना है फर्रुखसियार ने इसी 1717 में एक दस्तक पत्र पर साइन कर दिए। दोस्तों याद रखना है दस्तक पत्र का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज अंग्रेज
भारत में अगर 100 रुपए में लेकर आ रहे हैं तो उसमें भारत में सबसे पहले उसको 10 रुपए का टैक्स देना पड़ता था। तो इसी करके उसको 111 रुपए में कोई चीज का मुनाफा मिलता था। ये दस्तक से पहले की बात है। अब अंग्रेज कोई भी माल भारत में लेके आएगा 100 रुपए में और उसको कोई तरह का यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा और 100 रुपए में ही वो माल को बेच देगा। यही बात है भारतीयों के लिए कि भारतीय अपना व्यापार करते थे और उसमें भी उसको 10 रुपए की चुंगी देनी पड़ती थी और यहाँ पर 10 रुपए की चुंगी देगा तो उसको एक टन माल पड़ गया 110 रुपए में। इस वजह से 100 और 110 के रेशियो में अंग्रेज जो है वो हमारे भारतीयों के साथ में शोषण करने लगे और इतना ज्यादा शोषण किया कि इन अंग्रेजों ने भारत से एक ही वर्ष में 60 करोड़ से ऊपर का कर वसूला और अपना सामान इतना ज्यादा सस्ता कर दिया कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनियां थी, जहां जहां इन्होंने अपने कार्यालय खोले थे, जहां जहां अपना सामान बेचते थे, वहां पर इन्होंने व्यापार तो किया परंतु व्यापार के साथ में इन्होंने सेना को खड़ा कर दिया और सेना अगर खड़ी हो गई इसका मतलब क्या है, व्यापार करने में सक्षम हो चुके हैं। सेना खड़ी कर रहे इसका मतलब है राजनीतिक रूप से ये भारत में प्रवेश कर चुके हैं और इसी राजनीतिक रूप से प्रवेश करने के बाद में हम सबको पता है क्या होता है अंग्रेज और बंगाल के साथ में। अब भी बात करते हैं अंग्रेज और बंगाल, क्योंकि अब इनको अंग्रेजों को कैसे ही करके बंगाल पर अधिकार करना है और बंगाल पर अधिकार करने के साथ ही पूरे भारत पर ये क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। अब हम जो बात करेंगे वो अंग्रेज वर्सेस बंगाल के बारे में बात करेंगे। होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखना है दोस्तों, वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर करें। अब हम बात करेंगे अंग्रेजों और बंगाल के बारे में। दोस्तों देखो, अंग्रेज वर्सेज बंगाल, यहां हिस्ट्री बिल्कुल अलग तरीके की है दोस्तों। याद रखना है अंग्रेज व्यापार में माहिर हो गए, अब वो राजनीति में कर रहे हैं प्रवेश। अब देखो बंगाल का जो नवाब बना 1740 में, उसका नाम था अलीवर्दी खां और इसी अलीवर्दी खां जब नवाब बना उसने कहा मैं कैसे भी करके अंग्रेजों जो ये दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं मैं ये समाप्त कर लूंगा। परंतु 1756 में इस अलीवर्दी खां का निधन हो जाता है, परंतु इसका जो दोहिता था इसका नाम है सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला है वो नेक्स्ट बनता है शासक। जैसे ही शासक बनते हैं इस सिराजुद्दौला के 3 विद्रोही भी बन जाते हैं। सबसे पहला विद्रोही बनता है पूर्णिया का गवर्नर और इसी पूर्णिया का गवर्नर जिसका नाम है शौकत बेग। दूसरा जो बनता है इसकी मौसी और इस मौसी का नाम है घसीटी बेगम और तीसरा जो है इसका सेनापति और इस सेनापति का जो नाम है ये है मीर जाफर। दोस्तों याद रखना है अलीवर्दी खां शासक बना, निधन हो गया। सिराजुद्दौला क्या बन गया, शासक। बनते ही तीनों इसके क्या बन गए, विद्रोही बन गए। ये हमें याद रखना है। पूर्णिया का गवर्नर शौकत बेग, मौसी घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर, इन तीनों ने विद्रोह किया सिराजुद्दौला पे। परंतु याद रखना दोस्तों एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है मणिहारी का युद्ध और इसी मणिहारी के युद्ध में पूर्णिया के गवर्नर शौकत बेग को पराजित कर देता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जैसे ही पराजित करता है और इन दोनों के ऊपर राजद्रोह का केस लगा देता है और जेल में डाल देता है। परंतु ये जो सेनापति मीर जाफर है, इस मीर जाफर को कुछ समय बाद में रिहा कर देता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, एक घटना है जिसका नाम है ब्लैक होल की घटना। दोस्तों वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सिराजुद्दौला ने 2 कार्य किए। सबसे पहला कार्य है जैसे ही इनको हराने के बाद जो अंग्रेजों का जो शासन जहाँ राज था वो था कासिम बाजार। ऐसा कहा जाता है इस कासिम बाजार पर एक छत्र अधिकार था अंग्रेजों का और दूसरा जो था कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और जनवरी 1757 में ही दोस्तों याद रखना है इसी कलकत्ता का नाम परिवर्तित करके इसका रख दिया अली नगर। अब यहां पर ये 2 चीजें हो चुकी थी और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट थी, सिराजुद्दौला ने अपने साथियों को कहा कि जहां पर अंग्रेज दिखे वो सबको मारो और सिराज ने खूब मारपीट की और मारपीट करने के बाद में एक हॉलवेल नाम का अंग्रेज अधिकारी और उसके साथ में इसके 146 जने इन्हीं के साथी थे।
ये जाते हैं और आत्मसमर्पण कर लेते हैं सिराज के सामने, परंतु सिराज इनको आत्मसमर्पण नहीं करवाता है। अब देखो दोस्तों, यहां से घटना है वो याद रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पे पूछी जा चुकी, वो है ब्लैक होल की घटना। और ये ब्लैक होल की जो मेन घटना है याद रखना है दोस्तों, 20 जून 1757 इस घटना के तहत इन सारे अंग्रेजों को पकड़ा और 18/14 के कमरे में डाल दिया। 146 जनों को 18/14 के कमरे में डाल दिया। आपको पता है जून की भीषण गर्मी में, ये हॉलवेल के अनुसार कहा जाता है जून की भीषण गर्मी में इन 146 में से 123 अंग्रेजों की 18/14 के कमरे में क्या हो गया, देहांत हो गया। ये जो है बात है कहलाती है ब्लैक होल की घटना। बंगाल में इस घटना को कहा जाता है काल कोठरी की घटना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 20 जून 1757 में ब्लैक होल की घटना हुई थी। अब यहाँ पर ब्लैक होल की घटना के जस्ट बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये पता चलती है अंग्रेज अधिकारी क्लाइव को, और जैसे ही क्लाइव को पता चलता है, क्लाइव सबसे पहले कलकत्ता पर अधिकार करता है और उसका उद्देश्य था कैसे भी करके सिराजुद्दौला को पकड़ना। अब सिराजुद्दौला पकड़ में आता ही है, परंतु इसके साथ में एक संधि हो जाती है, उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। ये भी हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अलीनगर की संधि। और ये जो होती है ये 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। इस अलीनगर की संधि के तहत सिराजुद्दौला ने क्लाइव को सारे अधिकार फिर से प्रदान कर लिए। अब क्लाइव जो है ये सिराज को तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर सिराज को छोड़ेगा तो ये क्लाइव पे फिर से आक्रमण करेगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद है प्लासी का युद्ध, और इस प्लासी के युद्ध में हम सबको पता है क्या हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। इस 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध में एक तरफ था क्लाइव प्लस अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के साथ में इसका मुख्य सेनापति जिसका नाम है मीर जाफर, और एक सेनापति इसका और था जिसका नाम है मीर मदान। मीर जाफर और क्लाइव के मध्य एक संधि हो जाती है, एक प्रलोभन हो जाता है। इस प्रलोभन के तहत मीर जाफर को सिराजुद्दौला के साथ में विश्वासघात करना होता है, और क्लाइव है बिल्कुल चतुर था और मीर जाफर को समझाकर सबसे पहले इस मीर मदान की हत्या करवा दी। मीर मदान की हत्या करवाने के साथ ही मीर जाफर ने, इस मीर जाफर है इसका पुत्र है जिसका नाम है मीरान, और इस मीरान ने महल जाते समय सिराजुद्दौला की भी क्या कर दी, हत्या। ऐसा कहा जाता है कि क्लाइव ने बिना युद्ध के ही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो ये हमारा प्लासी का युद्ध हो गया दोस्तों 1757 में। अंग्रेजों ने जैसे ही सिराजुद्दौला को हराया, इसको मारा, और अंग्रेजों की 1757 में वो स्थिति है वो डबल हो गई। अब 1757 से बात करेंगे 1857। लगभग 100 साल तक अंग्रेजों ने किस तरह से भारत में शोषण किया। 1857 की क्रांति का ये भी एक कारण बन रहा है दोस्तों, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अंग्रेजों ने 1761 में, अंग्रेजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मराठा, और इन मराठाओं के साथ में था अहमद शाह अब्दाली, और इसी अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के साथ में अंग्रेजों का संघर्ष हुआ। और दोस्तों इसी संघर्ष में जो है मराठे हैं वो हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली हार जाता है, और 1761 में ऐसा कहा जाता है अंग्रेज लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर चुके थे। परंतु अभी तक एक जो घटना है वो हमारे लिए एक याद रखने के लिए घटना है, सबसे इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध भी होता है, उसका कारण भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। देखो दोस्तों, यहाँ मीर जाफर को तो इन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया, परंतु बंगाल का नवाब बनाते इस मीर जाफर को अंग्रेजों ने इतना लूटा, 3 साल में लगभग 60 लाख से ऊपर का राजस्व वसूल किया, जिससे मीर जाफर क्या करता है, अपने पद से 1760 में इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा देने के बाद में मीर कासिम जो है वो नेक्स्ट गवर्नर बनता है। वो भी अंग्रेजों से विरोध, बेचारा बहुत परेशान था, परेशान तो था। तो बक्सर नामक जो स्थान है
इस बक्सर नामक स्थान पर बक्सर का युद्ध होता है और ये युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1764 में। और इसी युद्ध के तहत हमें याद रखना है दोस्तों कौन कौन से थे। अवध के बारे में बात करूं तो अवध का था सुजाउद्दौला। मुगल बादशाह की बात करूंगा तो मुगल बादशाह का नाम याद रखना है आपको शाह आलम द्वितीय। और उससे भी इंपॉर्टेंट है जो बंगाल का नवाब था उसका नाम है मीर कासिम। और बक्सर नामक स्थान पर ये तीनों की सेनाएं मिलती है और तीनों की सेनाएं मिलकर अंग्रेज अधिकारी क्लाइव के कहने पर कमान सौंपी जाती है हेक्टर मुनरो को। और हेक्टर मुनरो के साथ में इनका संघर्ष होता है परंतु ये तीनों ही हार जाते हैं। जैसे ही बक्सर के युद्ध में ये तीनों हारते हैं भारत की पूरी जो स्थिति होती है वो अंग्रेजों के हाथ में या अंग्रेजों के अधीन हो गई। सुजाउद्दौला का ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही ये बक्सर का युद्ध हारता है पूरे युद्ध में जो पैसा लगा है 50 लाख और इस पूरे 50 लाख रुपए हैं वो सुजाउद्दौला से वसूल किए जाते हैं। मुगल बादशाह था जिसका नाम था शाह आलम और इस शाह आलम को ऐसा कहा जाता है दोस्तों उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार यहां की भी इससे वो जागीर ले ली जाती है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है दोस्तों 1857 की क्रांति का मुख्य कारण है वो सबसे बड़ा ये है जो हम पढ़ रहे हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इसी युद्ध के तहत अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण तरीके से अधिकार किया। इस तरीके से हमारा यूरोपियों का आगमन है वो समाप्त होता है। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।